नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया बेताब है। सियासी बाजी जीतने दांव पर अब दांव चल रहे हैं। अब सत्ता पर काबिज होने के लिए ब्राह्मणों को साधने की कवायद में जुटे हुए हैं। ब्राह्मणों को साधने के लिए पीडीए का नया फॉर्मूला भी तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान पीडीए की नई परिभाषा दी। अखिलेश ने कहा कि पीडीए में पीडी तो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए का नाम बदलते रहते हैं वो ये जान ले कि पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। अखिलेश ने अपने पीडीए फॉर्मूले के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 37 सीटें हासिल की थी। तब उनके पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक थे, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश के पीडीए में पंडित भी जुड़ गए। अखिलेश जानते हैं कि अगर ब्राह्मण समाज का विश्वास जीत लेते हैं तो फिर सत्ता की राह काफी आसान हो जाएगी। दरअसल यूपी में करीब 10 से 12% से ब्राह्मण वोटर हैं, जो कि फिलहाल बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। और बीजेपी के स्कोर वोट बैंक में सेंध मारे के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए में पंडित वाला दांव चल दिया। सवाल यह है कि क्या यूपी में सियासत में अखिलेश का यह दांव चलेगा? क्या समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा? समाजवादी पार्टी के आंगन में आज मंत्रोच्चार, घंटा, घड़ियाल, डमरू की गूंज सुनाई दी। लखनऊ के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में त्रिशूल और डमरू लिए अखिलेश यादव की तस्वीर नजर आई। मौका छोटे लोहिया यानी प्रखर समाजवादी जनेश्वर मिश्र की जयंती का था और इस मौके पर अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने का प्लान बनाया। काशी, मथुरा और अयोध्या से विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, जहां समाजवादी पार्टी के मंच से वैदिक मंत्रोच्चार। इस खास मौके पर अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चला। दांव ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने का, दांव ब्राह्मणों को साधने का, दांव यूपी की 115 सीटों पर अपना प्रभाव रखने वाले ब्राह्मणों को लुभाने का। और इसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पीडीए का नया फॉर्मूला निकाला। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। अखिलेश यादव का पीडीए में पंडित वाला दांव इसलिए क्योंकि उन्हें बखूबी पता है कि अगर ब्राह्मणों का साथ मिल गया तो यूपी में समाजवादी पार्टी की साइकिल तेज रफ्तार से दौड़ सकती है, सत्ता के सिंहासन तक पहुंच सकती है। यूपी में करीब 10 से 12% ब्राह्मण वोटर हैं, जो फिलहाल बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। सूबे की करीब 115 सीटों पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। यूपी के 1 दर्जन जिलों में ब्राह्मणों की आबादी 20% से ज्यादा है। ब्राह्मण समाज सूबे में प्रभुत्वशाली होने के साथ साथ राजनीतिक हवा बनाने में भी काफी सक्षम माना जाता है। अखिलेश जानते हैं कि ब्राह्मण समाज का आधा वोट भी समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही तो यूपी का सियासी गेम पूरी तरह से बदल जाएगा। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे, आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। 2027 में अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लुभा लेती है तो इसका सीधा असर बीजेपी के वोट शेयर पर पड़ेगा।
2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 72% ब्राह्मण वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 80% तक जा पहुंचा। 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 83% ब्राह्मणों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 89% हो गया। लेकिन 2024 के चुनाव में 80% से कम वोट बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिले थे। यूपी में ब्राह्मण समुदाय सिर्फ वोट नहीं करता है, बल्कि सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल अदा करता है। आजादी के बाद 90 के दशक तक ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ खड़ा रहा तो कांग्रेस की सत्ता बनती रही। ब्राह्मण समाज ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो वो सत्ता से बाहर हो गई। 2007 में ब्राह्मणों ने बीएसपी का साथ दिया तो मायावती की पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। इसके बाद ब्राह्मण वोट अलग अलग पार्टियों में बढ़ता रहा, लेकिन 2014 से बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। यूपी की सियासत में ब्राह्मण समाज बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। हालांकि अब सूबे के बदले सियासी माहौल में अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस दांव पर सियासी तनाव भी बढ़ गया। ये समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं और इनका ब्राह्मण समाज से और सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये खुद कंफ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं। ब्राह्मण वोट को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। अब सवाल है कि 27 के रण में किसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा। अखिलेश का ब्राह्मण सम्मेलन क्या यूपी की सियासत में नया समीकरण बना पाएगा? क्या पीडीए में अखिलेश का पंडित फॉर्मूला चलेगा? उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपना एजेंडा सेट करने के साथ साथ जाति के इर्द गिर्द भी ताना बाना बुनने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन इसी कड़ी का एक हिस्सा है। समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ अब ब्राह्मणों के सामंजस्य बिठाकर 2027 की चुनावी बैतरनी पार करने की तैयारी में है। हालांकि समाजवादी पार्टी का ये दांव कितना कारगर सिद्ध होगा ये तो समय ही बताएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया के लिए। तो संसद का मानसून सत्र और सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। आज एक बार फिर से विपक्ष ने संसद के भीतर राम मंदिर समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। गृह मंत्री से जवाब की मांग को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा भी हुआ। नारे लगे, कार्रवाई प्रभावित हुई और सत्ता विपक्ष आमने सामने आ गए। सिर्फ सदन ही नहीं, संसद के बाहर भी विपक्ष का विरोध जारी रहा। कई विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रदर्शन किया और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। विपक्ष का यह कहना है कि सरकार जवाब देने से बच रही है, जबकि सरकार का दावा है कि विपक्ष सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहता। यानी आज भी संसद के भीतर टकराव और संसद के बाहर सियासी विस्तार देखने को मिला है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ से गिनते जाइए, बीच में राहुल गांधी के अलावा इर्द गिर्द आपको विपक्ष का हर बड़ा चेहरा नजर आएगा। संसद की चार दीवारी के इस प्रदर्शन से जुड़ा सवाल तख्तियों, बैनर और जुबां पर नारे की तर्ज में गूंज रहा है। सवाल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का है, सवाल जंतर मंतर पर चली पैलेट गन के आदेश का है, सवाल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 7वीं बरसी के बाद उसके हक का है। जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई है, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहा है, खासकर कांग्रेस, जिसका हर नेता अमित शाह के बयान को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष तो अमित शाह की चुप्पी को सदन का अनादर तक बता रहे हैं।
होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है, ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। संसद के बाहर की तस्वीर अगर प्रदर्शन से हटी है तो अंदर भी हंगामा गूंज रहा है। अब तक पेपर लीक पर 8 घंटे की चर्चा को अगर छोड़ दें तो एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जिसमें सदन पूरे दिन के लिए चल सका हो। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा विपक्ष की पहचान बनता जा रहा है। सरकार चाहकर भी सदन को चलाने में नाकाम है। ये हाल तब है जब विपक्ष के नेता लगातार स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी कर रहे हैं। बुधवार को प्रियंका गांधी और राहुल ने भी स्पीकर से मुलाकात की। हालांकि बीजेपी विपक्ष पर ड्रामेबाजी का आरोप लगा रहा है। उन छात्रों के हितों पे प्रधानमंत्री जी ने बल्कि 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने बात किया और सारी मांगें मान ली गई। समझौता हुआ। उन छात्रों युवाओं के भविष्य के लिए कठोर कानून बनाने का काम हुआ। अब इसके बाद भी सदन में विपक्ष ये जोरदार हंगामा कर रहा है, तो ये सदन नहीं हंगामा कर, सदन को चलने नहीं दे रहा है, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, जानबूझ करके ये सदन को बाधित किया जा रहा है। स्पीकर साहब के आग्रह नहीं माने। राहुल गांधी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण एलओपी भगवान न करे किसी फेज में हो। ये देश एक से एक महान एलओपी देखा है। मैंने इनसे कहूंगा उससे कुछ शिक्षा लीजिए। आप अपना जरा रेटिंग करा लीजिए समाज में कि आपको इस छात्रों के आंदोलन में आपका गुडविल 0 था। आप ज्ञान मत बांटिए। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये रवैया जो है विपक्ष का। उनको सिर्फ तख्तियां लेकर, बोर्ड लेकर संसद में आते हैं, शोर मचाते हैं, बैल में उतर आते हैं, लेकिन चर्चा नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते बस वो, विच इज़ रियली बैड। एंड ये उनका एटीट्यूड जो है वो ना उनके लिए ठीक है ना देश के लिए ठीक। विपक्ष लगातार सरकार को अपने मुद्दों पर लाने की कोशिश में जुटा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है जिसमें E20 पेट्रोल को अनिवार्य रूप से लागू करने से पैदा हुए जन आक्रोश और उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई है। जवाब है, इसकी कॉपी आप लोगों को शेयर कर देंगे और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार जबरदस्ती आपके ऊपर एथनॉल थोपना चाहती है और कारण बिल्कुल साफ जो केजरीवाल साहब ने कहा कि ट्रंप की गुलामी करना है, उनके दबाव में सरकार को ये निर्णय लेना ही लेना है उनका कूड़ा खरीदने का। कुल मिलाकर विपक्ष के प्रदर्शन और संसद में जारी गतिरोध से एक बात साफ है कि मौजूदा दौर में विपक्ष मुद्दों को बड़ा हथियार बना चुका है, जिसे छूने से भी सरकार को नुकसान का खतरा है और छोड़ने पर तो खतरा है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम बदलाव हुए। 7 साल पहले 5 अगस्त को ही देश की संसद ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से मुक्त किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान किया था और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष संवैधानिक दर्जा हटाया था। भारत के इतिहास का यह सबसे साहसिक फैसला था। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ, जम्मू कश्मीर के आवाम को क्या हासिल हुआ, 7 साल बाद भी आज इन सवालों पर बहस जारी है। इन सवालों को लेकर के सियासत भी हो रही है। 370 की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी प्रदर्शन कर रही है, राजनीतिक अधिकारों के सवाल उठा रही है, तो बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालकर जश्न मना रही है। लेकिन सियासत के बीच सवाल तो ये भी है कि 370 हटने के 7 साल बाद क्या जम्मू कश्मीर पूरी तरह बदल गया? क्या घाटी में युवाओं की सोच और भविष्य की दिशा बदली है? क्या विकास की रफ्तार ने अलगाववाद को राजनीतिक तौर पर पीछे छोड़ दिया है? अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। 7 साल पहले 5 अगस्त की वो तारीख थी जब गृहमंत्री अमित शाह ने देश की संसद में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान किया था।
संसद में इसी ऐलान के बाद अनुच्छेद 370 इतिहास बन गया। जम्मू कश्मीर 370 की बेड़ियों से आजाद हो गया। लेकिन सवाल है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में 7 साल के दौरान क्या बदला? 370 हटाने से क्या हासिल हुआ? जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव हुआ? जवाब है श्रीनगर में लाल चौक की ये तस्वीरें। लाल चौक पर जहां शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था, आज वहां रात के वक्त चहल पहल रहती है, सैलानियों की भीड़ दिखती है। साल 2023 से 2025 के बीच जम्मू कश्मीर में कुल 7 करोड़ 85 लाख पर्यटक आए, जबकि 2016 से 2018 की समान अवधि में ये संख्या मात्र 4 करोड़ 76 लाख थी। साल 2024 में अकेले रिकॉर्ड 2 करोड़ 35 लाख पर्यटक पहुंचे, जिनमें 65,452 विदेशी भी थे। कश्मीर घाटी में सैलानियों की संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि सुरक्षा पुख्ता हुई। इसके अलावा अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी और पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी गिरावट भी दर्ज की गई। 2009 से 4 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में कुल 1435 आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें 382 नागरिकों की मौत हुई थी। 672 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए थे और 1827 आतंकी मारे गए थे। वहीं 5 अगस्त 2019 से 1 अगस्त 2026 तक 652 आतंकी घटनाओं में 193 नागरिकों की मौत हुई, 213 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 858 आतंकी मारे गए। 370 के खात्मे के बाद आतंक पर कड़ा प्रहार हुआ, अलगाववादियों पर शिकंजा कसा गया। अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल बाद अलगाववादी राजनीति का असर घाटी में काफी हद तक सिमट गया। कश्मीर घाटी तक रेल नेटवर्क और वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हुआ। बुनियादी ढांचे में निवेश, केंद्रीय कल्याण योजनाओं का विस्तार हुआ। स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के नए मौके बने। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर से आज एक ओर जश्न की तो दूसरी ओर विरोध की तस्वीरें भी सामने आईं। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकालकर 370 हटने का जश्न मनाया, तो वहीं 370 की बहाली की मांग कर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में प्रदर्शन करती रही। महबूबा मुफ्ती के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 5 अगस्त 2019 को ये सब हुआ, आज 5 अगस्त 2026 है, 7 साल हो गए। हमसे तो वो वादा जो किया गया था वो भी अभी अधूरा है। बाकी चीज़ें तो दूर की बात, लेकिन जैसे हमने असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते वक्त कहा, हम अपनी जगह कायम है ना। जो हमारे साथ नाइंसाफियां हुई हैं उन नाइंसाफियों को हम दुरुस्त करें। आज का दिन भारत के इतिहास का, जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, ये उसी तरह महान दिन है जो सरदार पटेल के सपनों को, भारत के असंख्य लोगों के सपनों को, जो हम कहते थे एक देश दो निशान दो प्रधान, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 को 5 अगस्त को देश का गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको कर दिया। 7 साल बाद भी अनुच्छेद 370 सिर्फ संवैधानिक बदलाव का मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र भी बना हुआ है। एक तरफ सरकार विकास और बदलाव का दावा करती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष राज्य का दर्जा और राजनीतिक अधिकारों के सवाल को लगातार उठाता रहा। हालांकि अब सवाल यह है कि 370 हटने से क्या आतंकवाद पर निर्णायक चोट लगी है या चुनौती अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आसमान से बरसता पानी अब राहत नहीं और आफत बन चुका है ये पानी। देश के कई राज्यों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। दिल्ली से लेकर हिमाचल और उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, झारखंड और केरल तक कहीं सड़कें नदी बन गई है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, तो कहीं लोग और वाहन तेज बहाव में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आधे हिंदुस्तान पर आसमानी प्रहार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो कभी सुकून देती थी,
आज वही बारिश आफत बनकर बरस रही है। राजधानी दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कई इलाकों में जलभराव से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। मेहरौली बदरपुर रोड पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोग पानी से भरी सड़कों पर मुश्किलों के बीच सफर करने को मजबूर दिखे। जलभराव ने न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी भी अस्त व्यस्त होती हुई दिखाई दी। नाहन सिरमौर में बाढ़, कई जगह भूस्खलन, कुल्लू मंडी मार्ग बंद, पहाड़ से गिरा मलबा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश तबाही का कारण बनती जा रही है। नाहन और सिरमौर में अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, जबकि कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। उधर कुल्लू मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ों के पास पहाड़ों से भारी मलबा और विशाल चट्टानें गिरने लगी। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन हाईवे को बंद कर दिया। प्रयागराज में ऑरेंज अलर्ट, कानपुर में जल भराव, गंगा पांडू नदी उफान पर, जनजीवन प्रभावित। उत्तर प्रदेश भी बारिश के कहर से अछूता नहीं है। प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कानपुर में पिछले 48 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद किदवई नगर, गोविंद नगर, बर्रा समेत कई इलाके पानी में डूब गए। गंगा और पांडू नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार 24 घंटे की रिमझिम बारिश के बाद अगर बात की जाए तो कानपुर में जो है पूरी तरीके से जलमग्न है। कानपुर नगर की बात की जाए तो गोविंद नगर, किदवई नगर जो मेन मार्केटें हैं वो मार्केटों में जल भराव पूरी तरीके से देखा जा रहा है। पर अगर वही यातायात की बात की जाए तो लोगों को जल भराव के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर अगर बात की कानपुर दक्षिण क्षेत्र की बात की जाए तो 25 लाख की आबादी जो है, इस जो हलवा पुल बना हुआ है, अपने कैमरे से नजर कर दिखाए कि जिस तरीके से हलवा पुल जो बना हुआ है, इस पुल के जो कारण जो लोग यहाँ से जो लाखों लोग जो यहाँ से निकलते हैं वो पूरी तरीके से बंद कर देगा। और अपने कैमरे से दिखाए जिस तरीके से दो डबल बैरिकेडिंग करके लोगों को जो है डायवर्जन की स्थिति पैदा हो गई है। सीकर में बाढ़ जैसे हालात, रांची रिम्स में पानी भरा, अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में तेज बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ, जबकि लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। झारखंड की राजधानी रांची में बारिश ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की भी पोल खोल दी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के कई हिस्सों में बारिश का पानी भर गया। अस्पताल के वार्डों और गलियारों में जल भराव होने से मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी भरने से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो गए। लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटा है, जबकि मरीजों की सुरक्षा और इलाज प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। गुजरात के सबारकांठा जिले में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ जैसी स्थिति ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। पहाड़ियों से आए तेज पानी के बहाव में सड़क किनारे खड़ी एक कार देखते ही देखते बह गई। राहत की बात तो ये रही कि घटना के समय कार में कोई सवार नहीं था, इसलिए किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है। गुजरात के साबरकांठा जिले में तेज बहाव एक खड़ी कार को अपने साथ बहा ले गया। केरलम में लगातार हो रही बारिश के बीच बाढ़ का खौफनाक मंजर देखने को मिला। तेज बहाव और जल भराव के बीच एक जीप आधी तक पानी में डूब गई। इसके बावजूद वाहन में सवार लोगों ने जान जोखिम में डालकर बाहर निकलने की कोशिश की। आसपास मौजूद लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। स्नान के दौरान एक शिव भक्त तेज धारा में बहने लगा, जिससे मौके पर अफरा तफरी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।